हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 6 का हिंदी का मिड टर्म का पेपर कराने जा रहा हूं, जो आपके 2025 से 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। बच्चों, जो आपका जो पेपर है वो आपका 60 मार्क्स का आने वाला है, जो 4 अक्टूबर को आपका होने वाला है। हिंदी के पेपर में आपके 4 खंड आएंगे। खंड का, खा, गा और घा होंगे। ठीक है। टोटल प्रश्न आपके 11 होंगे, जिसमें आपको सभी प्रश्न करने होंगे। प्रश्न के अंदर कुछ आपको एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है। प्रश्नों के अंदर कुछ निर्देश दे रखेंगे, उनको आपको पालन करते हुए उनके आंसर देने होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं खंड का। ठीक है, जो आपका आपतित बोध है। खंड का में आपका एक गद्यांश दे रखा है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस गद्यांश को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। मनुष्य प्राचीन काल से ही कांच का प्रयोग करता आ रहा है। करीब 1800 वर्ष पूर्व तक इतिहासकार के द्वारा लिखी गई कांच के आविष्कार की कहानी प्रचलित है। कहानी के अनुसार क्या है कि एक व्यापारी अशुद्ध सोडा जहाज में लाद कर ले जा रहा था। किसको? अशुद्ध सोडा को। एक रात समुद्र के किनारे बालू तट पर रुककर यात्रियों ने अशुद्ध सोडे के ढेलों से चूल्हा बनाकर आग जलाई। कहते हैं आग की गर्मी से सोडा क्या हो गया, गलकर बालू में मिल गया और इससे कांच बन गया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है तो पता करना मुश्किल ही है, पर इससे इतना जरूर पता चलता है कि कांच का आविष्कार किसी प्रयोगशाला में नहीं हुआ है। ठीक है। किसी जो साइंटिस्ट की जो प्रयोगशाला होती है उसके अंदर नहीं किया गया है, बल्कि इसका यूज़ कैसे हुआ है, इसका आविष्कार रोज़मर्रा की घटना से इसका आविष्कार हुआ है। अब इस पैसे से बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य कांच का प्रयोग कब से करता आ रहा है। तो देखिए ये रहा, प्राचीन काल से करता आ रहा है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? प्राचीन काल है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है कि प्रचलित कहानी के अनुसार कांच की खोज कैसे हुई। तो देखिए ये तो जाने अनजाने में ही क्या होगी, एक हादसा हुआ, उस हादसे से क्योंकि कांच की खोज हो गई थी। तो बच्चों इसके जो आंसर है वो क्या बच्चों? जाने अनजाने में हुई है। नेक्स्ट है आग की गर्मी ने सोडे के साथ क्या किया। देखिए ये रहा इसका आंसर। आग की गर्मी ने क्या करा, सोडा गलकर बालू में मिल गया और इससे क्या हो गया, कांच बन गया। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, ये किस आधार पर कहा जा सकता है कि कांच का आविष्कार किसी रोजमर्रा की घटना से ही हुआ होगा। ठीक है। तो क्योंकि व्यापारी सोडे के टुकड़े लेकर यात्रा कर रहा था, जब उसने किनारे पर आग जलाकर सोडे के टुकड़े डाले तो वो क्या हो गए, रेत के साथ मिलकर कांच में बदल गए। और ये कोई योजनाबद्ध प्रयोग नहीं था, कोई प्रैक्टिकल नहीं था, बल्कि एक की तो सामान्य रोजमर्रा की एक सिंपल सी घटना थी। ठीक है। तो इसके आंसर बच्चों हम ये लिख देंगे। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें आपको पद्यांश दे रखा है और इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आप पहले हम इसे पढ़ते हैं। हर वस्तु बच्चों हमें कुछ न कुछ सिखाती है, यदि अगर हम सीखना चाहें। हर प्राणी में एक शीशा है, यदि हम देखना चाहें। फल देकर पेड़ सिखाते हैं, स्वार्थहीन बन जाओ। ठीक है। वो फल देते हैं पेड़ हमें, और वो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा रहना चाहिए, पेड़ों की तरह होना चाहिए। जैसे उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वो हमको फल दे देते हैं, इस तरीके से वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी क्या है, स्वार्थहीन बनना चाहिए। और सूरज की किरणें सिखाती हैं समय से जगो और समय से ही जगाओ भी। संत महात्मा हमें सिखाते हैं कि दुखियों को, जो दुख हैं उनको तुम क्या करो, गले लगाओ। तो फर्स्ट पूछा है क्वेश्चन कि हर वस्तु हमें तब सिखाती है जब हम क्या करें बच्चों, सीखना चाहें। ठीक है। जहाँ हमारी सीखने की इच्छा हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वार्थहीन बनना कौन सिखाता है बच्चों। जो स्वार्थहीन, अभी मैंने बताया कि पेड़ क्या करते हैं, फल देके क्या करते हैं, स्वार्थहीन बनना सिखाते हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या है, पेड़ है। सेकंड है कि सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं। सूरज की किरणें हमें सिखाती है कि समय से जागो और जागाओ।
फोर्थ क्वेश्चन है कि कविता में वर्णित कौन सी एक अच्छी आदत है जो आप अपनाना चाहोगे और क्यों। तो देखिए, इसमें मैं समय से उठने और दूसरों की जगाने की जो आदत है उसे अपनाना चाहूँगा, क्योंकि समय का पालन करने से क्या होता है, जीवन में अनुशासन और सफलता मिलती है। इसी बार बच्चों खंड खा है आपके व्याकरण के क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 13 है कि उठना और बैठना की योजक सहायता से लिखिए। तो उठना और बैठना कैसे लिखेंगे, हम डैश लगा के लिखेंगे, उठना बैठना। ठीक है। संध्या का समानार्थी बच्चों, यानी कि आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। संध्या का तो क्या होता है, संध्या का पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द शाम। हर मास में एक बार होने वाला जो ऐसी घटना जो महीने में एक बार होती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, इसका मासिक। इसके बाद बच्चों ये आपका फोर्थ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। ठीक है। इसकी आपके जो विशेषण है वो क्या है, एक कायर एक विशेषण है, वीरता एक संज्ञा है, और हमारा क्या है, सर्वनाम है। ठीक है। इस बार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए थर्ड के भाई फोर्थ के फिफ्थ सिक्स्थ है। ठीक है, इस तरह से दे रखे हैं। 7 क्वेश्चन है आपका, मैंने डैश मानचित्र खरीदे। तो एक संख्यावाचक विशेषण भरना है, तो आप कितने लिख सकते हैं, 2 मानचित्र खरीदे। ठीक है, संख्या में कुछ भी लिख सकते हैं। 8 है आपका, डैश न समाया। ठीक है, डैश न समाना, ये ऊंचे शब्द का लिखे, मुहावरा पूरा करेंगे, मतलब ये आधा अधूरा मुहावरा दिया हुआ है, इसको क्या करना है, आपको पूरा करना है। तो डैश न समाना यानी कि फूले न समाना। ठीक है। अगला है पानी क्या है, फर्श पर डैश गया, उचित क्रिया शब्द लिखना है यहाँ पे जो वाक्य को पूरा करें। तो पानी फर्श पर क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फैल गया। इसके बाद बच्चों आसमान का जो समानार्थी शब्द अंबर है, कि ये कथन सही है ये गलत है बताना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, हम आसमान को अंबर भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 11 है आपका। ठीक है, ये आपकी बुक से क्वेश्चन हैं। अब आपको यहाँ पे भी एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो आइए सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए कि जो काम हो वो मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा और कहा कि पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामा पर कर दो। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि ये धर्म विरोध होगा और मैं इस प्रकार का पाप बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा उनके साइन अपने पिताजी के। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमे वरना खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। तो इस पैसे से आपसे क्वेश्चन पहला पूछा है कि मुकदमे का संबंध किससे होता है। तो मुकदमा कहाँ पे होता है, आपके कोर्ट कचहरी के अंदर क्या होता है बच्चों, मुकदमा होता है। इसका आंसर क्या है, कोर्ट कचहरी। सेकंड है कि वकील साहब को लेखक से हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता किसके अनुपस्थिति में पड़ी, किसके अनुपस्थिति में उनको साइन करवाने पड़ रहे थे वकील को, तो उनके पिताजी के। ठीक है। थर्ड, हर किसी और के हस्ताक्षर स्वयं करना लेखक के लिए क्या था, अभी हमने देखा कि लेखक के लिए क्या था, एक पाप था, वो उसे पाप समझ रहे थे। फोर्थ है कि लेखक के जीवन भर में किस तरह का आचरण रहा है, हमेशा सत्य बोलने का। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा है, ये रहा, अगर आप देखेंगे तो सत्य बोलने का, ये रहा पाप। ठीक है, सभी आंसर आपके पैसेज में दिए हुए हैं, आप इसीलिए कर लेंगे इसे। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 है कि गत पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कोई 2 करने होंगे। आपके 3 आएंगे बुक से। ठीक है, आपका ये चैप्टर है। ठीक है, उनसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2 मार्क्स के हैं, आपको कोई 2 करने होंगे। फर्स्ट पूछा है कि खड़ग सिंह की कही किस बात ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया। तो खड़ग सिंह की किस बात ने कर दिया था कि जब उन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था उनका घोड़ा देने से, तो वो क्या हो गए थे, इस बात को सुन के वो भयभीत हो गए थे। इसका आंसर क्या है, ये रहा इसका आंसर आपका, कि जब खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि मैं ये आपके पास नहीं रहने दूंगा आपका घोड़ा, तो इस बात ने क्या करा, बाबा भारती को भयभीत कर दिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ जाने की इच्छा थी और उनके जाने के पक्ष में कौन थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल की लखनऊ कांग्रेस में जाने की इच्छा थी। उनके जाने के पक्ष में उनकी कौन थी, माता थी। ये आपके मेरी माँ चैप्टर से क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है ध्यानचंद
किन्हें अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मानते हैं? ठीक है, तो ध्यानचंद अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र किसको मानते हैं? लगन, साधना और खेल भावना को मानते हैं। ठीक है, आपके गोल चैप्टर से दिया हुआ है। अगर आपने कोई भी चैप्टर अगर अब नहीं किया तो मैंने सबकी वीडियोस भी डाल दी हैं हिंदी की, सभी चैप्टर की। अगर वो नहीं देखी था उसे देख लीजिएगा, आपको सारी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 6 से आपके गद्य पाठ पर आधार पर दिया हुआ है ये भी प्रश्न। ये आपके कोई 2 करने हैं लेकिन ये 3 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि किस खेल भावना के कारण ध्यानचंद ने दुनिया के खेल प्रेमियों को क्या कर लिया था? दिल जीता था। उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो ध्यानचंद की हमेशा ये कोशिश रहती थी कि वह गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दें। ठीक है, जब भी वो गोल करते थे तो उसको गेंद ले जाके अपने साथी खिलाड़ी को देने की उनकी इच्छा रहती थी, ताकि उसको क्या मिल जाए? गोल का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण ध्यानचंद दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल क्या करते थे? जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाबा भारती के सुल्तान की तरह यदि कोई आपकी प्रिय वस्तु छीन ले तो आप क्या कदम उठाएंगे? यदि कोई मेरी प्रिय वस्तु छीन ले तो मैं सबसे पहले ये समझने की कोशिश करूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। यदि वह व्यक्ति अपनी गलती मानता है और पछतावा करता है तो मैं उसे क्या कर दूंगा? माफ़ कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने किस प्रकार से उनको सपोर्ट किया था, सहयोग दिया था? कोई 2 बताइए। तो जब दादी जी और पिताजी के विरोध के बाद भी लखनऊ कांग्रेस में जाने का खर्च और सेवा समिति जाने दिया था उनकी माता ने। सेकेंड, माताजी के देववाणी उपदेश और प्रोत्साहन से बिस्मिल्लाह ने देश प्रेम, निरंतर और धार्मिक जीवन में सत्य की राह को अपनाया था। तो ये इसका आंसर है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7वां आता है। आपको ये पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के आपको इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद घर पर आई। देखिए पहली बूंद चैप्टर से आपका। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अंधेरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमावली सी हरी डो पुल की मुस्काई। अब इस पद्यांश में किस ऋतु की बात हो रही है? देखिए ये वर्षा ऋतु की बात हो रही है, जहाँ पे बूंद गिर रही है, बारिश हो रही है। सेकेंड है अंकुर फूट पड़ा धरती से, पंक्ति में किसके अंकुरण की बात हो रही है? पौधों की। थर्ड, वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे अंधेरों को क्या कर देती है बच्चों? ठंडा कर देती है, शीतल कर देती है। और वसुंधरा शब्द का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है धरती। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां है। पद पाठों के आधार पर आपको इनके आंसर देने, कोई 2 करने। ये भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट पूछा है कि बूढ़ी धरती के शस्य श्यामला बनने का क्या अर्थ है? तो सूखी धरती के शस्य श्यामला बनने का अर्थ है कि जब वर्षा होती है तो सूखी और बंजर पड़ी भूमि पर भी हरी भरी फसलें लहलाने लगती है और खेतों में क्या हो जाती है बच्चों? हरियाली छा जाती है। तो इसका आंसर ये होगा बच्चों। नेक्स्ट है मातृभूमि कविता में कोयल किसे पुकार रही होगी और क्यों? तो बच्चों इसका आंसर है कि कोयल अपनी सहेलियों को पुकार रही होगी, क्योंकि वह उन्हें आम की महक आ रही थी, वहाँ का साफ वातावरण था, जिसका वो आनंद लेने के लिए अपनी सहेली को क्या कर रही थी बच्चों? पुकार रही होंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, गा कि रहीम बड़े लोगों को देखकर क्या न करने की सलाह देता है? कि हमें बड़े लोगों को देख के ये नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि रहीम बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा ना करने की सलाह देते हैं, कि हमें छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि पाते पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। ये भी आपको कोई 2 करने हैं, ये 3 मार्क्स से आएंगे आपके। तो का क्वेश्चन है कि रहीम ने पेड़ और सरोवर की तुलना सज्जन व्यक्ति से की है। तो विचार करते हुए आपको क्या करना है? इसका आंसर लिखना है। तो रहीम ने पेड़ और सरोवर की तुलना सज्जन व्यक्ति से की है क्योंकि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। तालाब जो
है, सरोवर है, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते। ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग भी अपने द्वारा इकट्ठे किया हुआ जो धन है उसका उपयोग खुद ना करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बारिश की पहली बूंद से धरती को हर्ष कैसे प्रकट होता है। 2 पंक्ति में आपको आंसर लिखना है इसका। तो बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है जैसे प्यासा मनुष्य जल पाकर क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। धरती हरियाली और ताजगी से क्या हो जाती है, भर उठती है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि मातृभूमि कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। 2 उदाहरण लिखिए। तो मातृभूमि प्रकृति में आम के सघन बाग बगीचे हैं जिनमें कोयला क्या करती है, गा गा कर कृषि को सबको बुलाती है। मल्य पर्वत की ओर से आने वाली जो हवा है वो शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी क्या कर देती है बच्चों, प्रसन्न कर देती है। इसके बाद बच्चों आपका खंड ग आता है जिसमें रचनात्मक लेखन है। आपके प्रश्न नंबर 10वां होगा जिसमें आपको किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना होगा। 2 पत्र आएंगे, कोई एक करना होगा आपको। यहाँ पे फर्स्ट पत्र है कि आपको कुछ सामान खरीदने के लिए साइकिल से बाजार गई और सामान खरीदते समय आपकी साइकिल क्या हो गई, चोरी हो गई। तो शिकायत है तो अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को क्या करना है, आपको पत्र लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे इसके पत्र में, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष और यहाँ पे अपने एरिया का नाम लिख देंगे। नीचे लिखेंगे चोरी हुई साइकिल की रिपोर्ट तत्काल कार्रवाई के लिए आवश्यक पत्र। फिर लिखेंगे आदरणीय महोदय, ये महोदया, निवेदन है कि कल शाम में अपनी साइकिल नवोदय बुक स्टॉल के सामने रखकर किताब खरीदने अंदर गया और मैं उसे ताला लगाना भूल गया। किताब खरीदकर जैसे ही बाहर आकर देखा तो वह मेरी साइकिल नहीं थी। मैंने इधर उधर पूछताछ भी की लेकिन उसका पता नहीं चला। मैंने उसे पिछले महीने ही खरीदी थी और वे काले रंग की हीरो कंपनी की थी जिसका नंबर ये था। मैं एक गरीब छात्र हूँ इसलिए आप उसका पता लगा कर मुझे दिलवाने की कृपया करें। फिर यहाँ पे भवडी डाल के अपना नाम लिख देंगे। इस तरीके से आप इस पत्र को लिख लेंगे। इसके बाद बच्चे सेकंड है, दादाजी को आने वाली सर्दियों में देखिए दिल्ली आने का निमंत्रण देते हुए आपको पत्र लिखना है। तो इस पत्र को कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे प्रणाम दादा दैया दादी, ठीक है। प्रणाम दादा दादी जी, आशा करता हूँ आप दोनों ठीक होंगी। ठीक है, आप यहाँ पे दादा ही लिख सकते हैं सिंपल। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरी सर्दी की छुट्टी पड़ गई है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे घर रहने के लिए आ जाओ। मुझे अपनी सर्दी की छुट्टी आपके साथ बिताना चाहता हूँ। आप दोनों यहाँ आ जाओगे तो हम साथ मिलकर रहेंगे और मुझे आपकी बहुत याद भी आ रही है। सर्दी बहुत है इसलिए मैं गाँव नहीं आ सकता, इसलिए आप दोनों ही यहाँ पर आ जाओ। मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आप अपना ध्यान रखना। आपका पोता, अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इस पत्र को कर लेंगे। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 है जिसमें आपको एक विषय पर कम से 80 से 100 शब्दों में क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। सबसे पहले है आपको स्कूल पिकनिक का अनुभव, ठीक है। आप स्कूल की तरफ से पिकनिक पे गए तो आपको क्या अनुभव हुआ वो लिखना है। तो देखो इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, आज मेरे स्कूल जीवन का सबसे रोमांचक दिन था। हम एक खूबसूरत पार्क में स्कूल पिकनिक पर गए और एक अविस्मरणीय अनुभव किया। हमारी यात्रा सुबह सुबह शुरू हुई जब सभी छात्र स्कूल में इकट्ठा हुए। बस की सवारी हंसी गाने और बहुत उत्साह से भरी हुई थी। जैसे ही पार्क में पहुंचे ताज़ी हवा हरियाली ने तुरंत हमारा मन क्या कर लिया, मोह लिया। शिक्षकों ने हमारे लिए कई मज़ेदार गतिविधि भी करवाई। हमने रस्साकसी, बैडमिंटन, म्यूजिकल चेयर जैसे खेल भी खेले। रस्साकसी में मेरी टीम जीत गई। दिन का मुख्य आकर्षक स्वादिष्ट भोजन था। हम सभी ने एक दूसरे के साथ अपना अपना भोजन शेयर भी किया, साझा भी किया, जिसने अनुभव को और भी सुखद बना दिया। दोपहर के भोजन के बाद हम में से कुछ लोग झील के किनारे बैठकर बातें करते और आराम करते रहे, जबकि अन्य हमारे शिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रकृति की सैर पर गए। जैसे जैसे दिन खत्म होने लगा हमने इन खूबसूरत पलों को कैद करते गए, तस्वीरें खींचते गए और वापसी की बस यात्रा भी उतनी ही मज़ेदार थी जितने जाते समय थी। हालांकि हम सभी थोड़े थक हुए थे, फिर भी हमने अंताक्षरी खेली और नई नई फिल्मों के गाने गाए, जबकि टीचर्स ने ज़्यादातर पुरानी फिल्मों के गाने गाए। आज की पिकनिक ने मुझे प्रकृति में
समय बिताने और दोस्तों के साथ घुलने मिलने के महत्व की याद दिला दी, और ये हमारे दैनिक दिनचर्या से एक बेहतरीन ब्रेक था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। इसके बाद बच्चों सेकंड आपका है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसके ऊपर निबंध लिखना तो आइए ये वाला निबंध देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। समय है जो किसी के लिए नहीं रुकता, ये निरंतर चलता रहता है। ये समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। हालांकि संसार में कुछ भी समय को नहीं दे सकता। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है, कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता। बहुत से लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं। समय बहुत कीमती, और हमें समय को किसी भी तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय को पैसे से अधिक मूल्यवान माना जाना चाहिए, क्योंकि हमें पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, हम उसे दोबारा से कमा सकते हैं, लेकिन हम अपने खोए हुए समय को वापस नहीं ला सकते। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। इंसान की कोई भी आवश्यकता हो, उसे अपने समय को ही कीमती समझना चाहिए। इस बार बच्चों आपका थर्ड निबंध करना था आपको विद्यालय का पुस्तकालय। ठीक है, इन तीनों में से कोई ये करना होगा। तब देखते हैं कि विद्यालय का पुस्तकालय पे निबंध किस तरीके से लिखा जाएगा। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पुस्तकों का विशाल संग्रह रखा जाता है। कई सारी किताबों को इकट्ठा करके रखा जाता है। मेरे विद्यालय में भी एक विशाल पुस्तकालय सभागार के बिल्कुल बगल में ही है। सप्ताह में एक बार हमारी कक्षा पुस्तकालय जाती है। हमारे पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की चित्र वाली पुस्तकें, उपन्यास, कॉमिक्स, अन्य तरह की किताबें हैं। किताबें और पत्रिकाएं पढ़ने के अपने अपने शौक के कारण मैं पुस्तकालय में बिताए गए समय का बेसब्री से इंतजार भी करता हूँ। मेरे स्कूल के पुस्तकालय में पढ़ने का क्षेत्र एक बड़ी मेज है, जिसके चारों किताबों की अलमारी लगी हुई है। जब भी हमें कोई असाइनमेंट पूरा करना होता है तो हम पुस्तकालय में मौजूद किताबों का सहारा लेते हैं। उनकी हेल्प से हम अपने असाइनमेंट को पूरा करते हैं। और मैं अपने खाली समय में स्कूल के पुस्तकालय भी जाता हूँ। हम पुस्तकालय से किताबें जारी करके उन्हें घर भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको इन तीनों में से कोई ये करना है होगा। मैंने आपको तीनों बता दिए, तीनों किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट पेपर। मैंने सभी के आंसर डिटेल से अच्छे से समझा के आपको करा दिए हैं। आई हो आपको सभी अच्छे समझ में आ गए होंगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।